संविधान सभा में किसको कौन सा काम दिया गया था, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेते हैं। तो आइए देखते हैं, बोर्ड पर लिख दिए है संघ और संघीय। संघ कहेगा तबो और संघीय कहेगा तबो, जवाहरलाल नेहरू। संघ और संघीय, जवाहरलाल नेहरू, इसको मिटा रहे हैं। बताइए संघ, मेरे साथ बोलिए, संघ और संघीय। संघ और संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। ओकरा बाद मूल अधिकार रियासत मामले। रियासत मतलब समझते हैं, जहाँ राजा मालिक होता है ओकरा के रियासत। तो वो राजा से छीन कर लाए भारत में कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो मूल अधिकार रियासत मामले, दो गो मिटा रहे हैं। मूल अधिकार रियासत मामले। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक मतलब होता है जब ना के संख्या कम हो। तो मूल अधिकार रियासत मामले अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक कौन कौन? मूल अधिकार रियासत मामले अल्पसंख्यक, तीन गो। अब प्रांतीय संविधान, प्रांतीय मतलब राज्य, राज्य में मूल अधिकार रियासत मामले अल्पसंख्यक और प्रांतीय संविधान, चार गो प्रांतीय संविधान। ओकरा बाद परामर्श समिति। परामर्श मतलब होता है अपन राय लेना। तो राय देने का भी काम कौन करते थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बताइए चार गो कौन कौन है? मूल अधिकार, परामर्श समिति, अल्पसंख्यक, आदेशी रियासत, ये चार गो सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइए नियम एवं नियम संचालक। नियम संचालक, नियम संचालक, नियम संचालक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालक, तो कार्य संचालक के एन मुंशी। कार्य संचालक के एन मुंशी। कार्य संचालक के एन मुंशी का हई कल हम लोग याद कर चुके हैं। प्रारूप या विधि निर्माण समिति के अध्यक्ष, प्रारूप या विधि निर्माण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप या विधि निर्माण समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, यह भी हो गया। अब बताइए झंडा समिति। झंडा समिति आचार्य कृपलानी। झंडा समिति आचार्य कृपलानी। झंडा समिति आचार्य कृपलानी। भारतीय संविधान के बारे में सबसे पहले संविधान का निर्माण यूनान और ग्रीस में हुआ था। यूनान को ग्रीस कहते हैं। यूनान को क्या कहते हैं? ग्रीस। तो सबसे पहले संविधान कहाँ बनाया गया था? यूनान और ग्रीस में। यूनान और ग्रीस में। लेकिन लिखित संविधान सबसे पहले, लिखित संविधान सबसे पहले, लिखित संविधान सबसे पहले अमेरिका में बनाया गया था। लिखित संविधान सबसे पहले अमेरिका में बनाया गया था। भारत का जो संविधान है, भारत का, इसका संविधान में दो गो नाम मिलता है, एगो भारत और एगो इंडिया। ठीक है, भारत और इंडिया। एग्जाम में पूछ दिया है यहाँ से कि भारतीय संविधान में भारत के अलावे और अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंडिया, आर्यावर्त, भारत, हिंदुस्तान। तो उस समय आप हिंदुस्तान ज़्यादा मार देते हैं, हिंदुस्तान नहीं इंडिया। अब आगे देखते हैं, भारत का संविधान जो है कठोर और लचीला है। कठोर और लचीला है। कैसन है? कठोर और लचीला। कठोर मतलब कि साजा एकदम कड़ा देता है, लेकिन लचीला के मतलब क्या है? लचीला मतलब एकरा में ज़्यादा समय लगता है। चाहे आप अपना सरकारी वाला स्कूल का किताब पलटिएगा तो उसमें प्रस्तावना लिखा रहता है, पहिल के कुंटवा वाला पे ना हो। देखिए है, हम भारत के लोग, क्या लिखा रहता है? प्रस्तावना। तो प्रस्तावना का है? संविधानवे के एकदम मतलब मेन बात है, एकदम ठोस ठोस बात को लिख दिया गया। इसीलिए इस प्रस्तावना को भारतीय संविधान का कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंजी। कुंजी कुंजी यही में संविधान के लगभग विवरण कर दिया गया है कि कैसन संविधान है। इसलिए इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो बताइए
कुंजी किसे कहेंगे? तो प्रस्तावना को। और संविधान की आत्मा किसे कहेंगे? अगर दिया रहेगा प्रस्तावना, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, तो कौन के मारिएगा? संविधान की आत्मा। अब जब हमारा मूल संविधान बन गया तो बताइए मूल संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 बरस 11 माह 18 दिन। और संविधान बन के कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर? चलिए, तो हमारे मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। और 8 अनुसूचियाँ थी। तो बताइए कौ गो भाग? 22 गो भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ। अभी इसका मतलब समझिए क्या होता है। संविधान का मतलब समझिए वो किताब है, अब भाग का मतलब समझिए उस किताब का पाठ है। बात समझ रहे हैं? किताब का क्या है? पाठ। और अनुच्छेद का मतलब समझिए वो पाठ में कहानी जब लिखा गया है वह अनुच्छेद है। बताइए भाग कब का समझेंगे? पाठ है। अब में जब कहानी लिखा गया है ओकरा के समझेंगे अनुच्छेद, और अनुसूची अलग है। ये लास्ट में उत्तर है। देखिए मैथ की किताबी में लास्ट में उत्तर दिया रहता है। तो अब हम लोग ध्यान देंगे कि अब ये कितना बढ़ के हो गया है। तब 22 वाला 25 हो गया है, 395 वाला 448 हो गया है, और 8 वाला 12 हो गया है। तो बताइए मूल संविधान में कितना था? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। पढ़िए। अब थोड़ा सा हम प्रस्तावना के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक और दूसरा नाम उद्देशिका है। प्रस्तावना का दूसरा नाम क्या है? उद्देशिका। एग्जाम में पूछता है यहाँ से सवाल कि प्रस्तावना में सर्वप्रथम संशोधन मतलब होता है सुधार। संशोधन मतलब सुधार। सबसे पहले का सुधार कब किया गया और वह सुधार नंबर कौन था? जैसे सुधार नंबर 1 था, 2 था, 50 था, 100 था, 1000 था, 2000, 5000, 10,000, कौन था? बात समझे? तो वह सुधार था 42वां सुधार। 42वां। तो इसको तनी सा बढ़िया लगने के लिए 42वां कह सकते हैं संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। ईस्वी सन पूछेगा तो 1976। कौची होगा? ईस्वी सन पूछेगा तो 1976। तो बताइए प्रस्तावना में यहाँ से पूछते हैं क बार संशोधन किया गया है? तो केवल एक बार। याद रखिएगा क बार संशोधन किया गया, यह भी सवाल पूछ रहे। क बार संशोधन किया गया है? तो एक बार। कब किया गया है? तो 1976 में। कौन साल? तो 42वां। और दिए तो सुधार किए तो कौची किए? तो ध्यान से समझिएगा 3 गो बात को जोड़ा गया। 3 गो बात को। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, समाजवादी। ये 3 गो जो शब्द जोड़ा गया है। ऑप्शन यहाँ से भी बना देता है, थोड़ा सा बढ़िया परीक्षा दीजिएगा। तो कौन कौन जोड़ा गया था? पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। पंथ निरपेक्ष मतलब होता है एगो धर्म निरपेक्ष होता है, एगो पंथ निरपेक्ष होता है। दोनों में समझिएगा।
धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, उसके लिए आप पर न कोई दबाव है, न कोई सरकार द्वारा जोर ज़बरदस्ती किया जाएगा। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अब बन गया है पंथ निरपेक्ष। कब? 1976 से। तो पहले धर्मनिरपेक्ष समझ लेते हैं। कोई भी धर्म आप अपना सकते हैं, लेकिन उस धर्म के अनुसार आपको आचरण एवं व्यवहार करना होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई, हम समझाने के लिए कह रहे हैं, ठीक है, इधर उधर ज़्यादा मत कीजिएगा। कोई मुस्लिम धर्म के व्यक्ति के आदमी हिंदू धर्म को अपना लेता है तो वह हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार काम करेगा। जैसे हिंदू धर्म में मंदिर में जाया जाता है तो जूता चप्पल खोल के जाना है, तो आप भी अब अगर आप धर्म चेंज किए, यानी कि मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में आए, तो आप जूता चप्पल खोल के मंदिर में जाएंगे। ये नहीं कि आप कहिएगा कि हम जूता चप्पल पहन ले जाएंगे, ये गलत बात है, ठीक है। अगर आप हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म को अपनाते हैं तो उसमें शुक्रवार को नमाज पढ़ने का रिवाज है, तो आपको उसके अनुसार नमाज पढ़ना होगा। बात समझे? ये धर्मनिरपेक्ष है। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अबाध, मतलब बिना बाधा के मान सकते हैं, लेकिन उसके अनुसार आचरण और व्यवहार करना होगा। बात समझ में आया? अब पंथ निरपेक्ष का है, तो पंथ निरपेक्ष ओकरे के तनी सा विस्तारित रूप है। आप धर्म बदल सकते हैं, आप धर्म बदल सकते हैं और उसके अनुसार आचरण और व्यवहार भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें और है। जैसे हिंदू धर्म में देखे होंगे शिव चर्चा, धन निरंकार, सुने हैं? तो आप अपना एक संगठन धर्म के नाम पे बना सकते हैं। यही है पंथ निरपेक्ष। एक व्यक्ति को धर्म में इतना भी लीन नहीं हो जाना चाहिए कि उसको अब कुछ मतलब नहीं रहे। जैसे आप मतलब परीक्षा देने जाते हैं तो जितना रास्ते में भगवान भेटाएंगे प्रणाम प्रणाम, ऐसे एक वाली गुड़ नहीं लगेगी, जितना प्रणाम 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 प्रणाम, बस एकदम पूरा भर रास्ते लगले चलेगा, ठीक है। हाँ, तो परीक्षा के बेरी खाली। तो धर्म का नाशा दिमाग पर ज़्यादा भी नहीं चढ़ना चाहिए। पूजा पाठ कीजिए, जौन आपके धर्म में है तौन कीजिए, लेकिन ये नहीं कि धर्म के नाम पे मारामारी कर दीजिए, ठीक है। तो धर्म के नाशा अब प्यार के नाशा, ये दोनों को समझाने वाला धरती पर कौनो नहीं है। इसके बारे में कार्ल मार्क्स ने कहा था। किसने? कार्ल मार्क्स ने। किसने? कार्ल मार्क्स ने, कि धर्म जो है अफीम के समान होता है। धर्म किसके समान होता है? अफीम। अफीम एक नशीला पदार्थ है जिसका सेवन करने से आदमी विचलित ज़्यादा हो जाता है, यानी कि नशा में खूब झूमने लगेगा ऐसे ऐसे ऐसे। जौना में पहले अ लग गया, समझिए ऊपर मायने होता है नहीं। तो अखंडता मतलब खंड नहीं किया जा सकता है। जैसे भारत में के सभी राज्य आपस में अलग अलग है, लेकिन भारत से कोई अलग नहीं हो सकता है। अभी ना कि बिहार के मन किया कि हम जा रहे हैं नेपाल में, तो ऐसा नहीं होगा, वो नहीं हो सकता है अलग। हाँ, बिहार में मन करेगा कि दो राज्य बना देगो, बिहार, उत्तरी बिहार अलग, दक्षिणी बिहार अलग, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर सोचिएगा कि बिहार के ले जाके हम नेपाल में घुसा दे, तो ऐसा नहीं होगा। समाजवादी, तो देखिए दुनिया में 3 तरह के व्यवस्था है। एक होता है पूंजीवादी, जौना के नेतृत्व अमेरिका करता है, अमेरिका। और एक होता है समाजवादी, समाजवादी। और एक होता है, अभी दूसरे को समझिए, समाजवादी, जौना का नेतृत्व रूस करता है। तो पूंजीवादी मतलब कि कोई भी व्यक्ति पैसा जो कमाता है वह अपना हर हिसाब खुद रखेगा, उसमें सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये मान लीजिए कि आप 50 करोड़ रुपया महीना कमा रहे हैं, तो सरकार को उससे कोनो मतलब नहीं है कि आप कितना कमा रहे हैं। उस व्यवस्था को पूंजीवादी कहा जाता है। आप 50 करोड़ कमा रहे हैं तो कैसे कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं, टैक्स मेरे को दीजिए, उसको समाजवादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समाजवादी।
यानी कि आपकी संपत्ति पर अगर सरकार का अधिकार या हस्तक्षेप हो तो उसे समाजवादी कहा जाता है, और सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो उसे पूंजीवादी कहा जाता है। तो भारत में जब संविधान बना था तो संशोधन में समाजवादी व्यवस्था को लाया गया था। अगर आप बहुत अधिक पैसा कमाने लगे तो उसमें सरकार को देना होता है, ठीक है। और समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। समाजवाद के जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन है? दास कैपिटल। दास कैपिटल प्रसिद्ध पुस्तक कौन है? दास कैपिटल है। कौन है? दास कैपिटल। इसे समाजवाद का बाइबिल कहा जाता है। समाजवाद का बाइबिल, समाजवाद का बाइबिल कहा जाता है। तो पूंजीवाद के एकदम कड़क खिलाफ थे कौन? कार्ल मार्क्स। क्योंकि ये कार्ल मार्क्स का नियम क्या था? समाजवादी नियम था, ठीक है। ये नहीं कि आप कितना पैसा कमा रहे तो कोई मतलब नहीं है, सरकार को मतलब रहना चाहिए कि आप कहाँ से पैसा कमा रहे हैं, अगर ज़्यादा कमा रहे हैं तो मेरे को टैक्स के रूप में दीजिए। ये कार्ल मार्क्स का कहना था। तो पूंजीवाद के सख्त खिलाफ थे और उन्होंने एक लाइन कहा था कि पूंजीवाद प्रीतिहंता का पुत्र होता है। पूंजीवाद प्रीतिहंता का पुत्र होता है। बात का मतलब समझ रहे? अपन पैसा का मालिक खुद है, सरकार को कोई रोक टोक नहीं है कि हम घर कैसन बनाएंगे, कितना पैसा कमाएंगे, कोई मतलब नहीं है। तो ये पूंजीवाद कहता है कि अगर मान लीजिए कि हम किसी के बेटा है, तो अगर हमारे बापू ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं तो मेरे पास ज़्यादा पैसा मेरे पिता के पास रहेगा तो हम उनका मर्डर कर सकते हैं। काहे के लिए? पैसा प्राप्त करने के लिए। तो उसी लफ्जे में बोले थे कि पूंजीवाद प्रीति मतलब पिता, हंता मतलब हत्या करने वाला। बात समझे? प्रीति हंता मतलब पिता का हत्या करने वाला पुत्र बन जाएंगे। कब? जब पूंजीवादी व्यवस्था रहेगा तब। ये दोनों में हमेशा टक्कर चलते रहते हैं, पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था में। अब एक और टॉपिक समझिएगा, गणराज। गणराज इसका मतलब समझिए। गण मतलब होता है जनता, और राज्य मतलब क्षेत्र। सब उसी में लिखल के में रहता है, उसी को विश्लेषण करना है। गण मतलब जनता, गण मतलब जनता आदमी, और राज्य मतलब क्षेत्र। जौना क्षेत्र में आम जनता का अधिकार हो, वर्चस्व हो, मान्यता हो, उसी को गणराज्य कहा जाता है। जैसे 1947 से पहले भारत एक गणराज्य नहीं था। यह भारत किसके हाथों में था? ब्रिटेन, इंग्लैंड, अंग्रेजों के हाथों में था। तीनों एक ही बात है। लेकिन 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो हम लोग का यह क्या बन गया? गणराज्य बन गया। हम लोग को अब इच्छा के अनुसार चलते। हम लोग अपने से अब किसी को राष्ट्रपति, किसी को राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री, किसी को मुखिया, किसी को विधायक, किसी को संसद चुनते हैं, ठीक है। तो ये जौन अब गण मतलब जनता, राज्य मतलब राज्य, क्षेत्र, अब इस क्षेत्र पर जनता का अधिकार हो गया, ठीक है। एक और बात आता है लोकतंत्र। तो इसका मतलब बताइए, तो विच्छेद कीजिए। लोक मतलब जनता और तंत्र मतलब शासन। जहाँ पर जनता का शासन हो उसे लोकतंत्र कहा जाता है। यही पर सब कुछ है। जहाँ पर जनता का शासन हो उसे लोकतंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र का सबसे अच्छा परिभाषा किसने दिया था? तो अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। किसने दिया था? अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इन्होंने क्या कहा था? लोकतंत्र। क्या कहा था? लोकतंत्र जनता के लिए, मतलब जनता खातिर, जनता के द्वारा, जनता द्वारा बनाया गया शासन है। किसने यह परिभाषा दिया था? जनता के लिए, जनता के और जनता के द्वारा शासन है। कौन? लोकतंत्र।